अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को किराएदार से किस तरीके से खाली करवा सकता है। कानून में क्या प्रोसीजर बताया गया है, कितने अरसे में फैसला कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को, कोई मकान है, कोई दुकान है, वट उसको रेंट आउट करें तो ये ज़रूरी है कि इन राइटिंग किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट को तैयार करवाएं। उसमें जो भी ज़रूरी शराइत हैं वो सारी लिखवाई जाएं। कौन कौन सी शराइत होनी चाहिए लाजमी तौर पे एक रेंट एग्रीमेंट में, उनको मैं इसी वीडियो के एंड पे डिस्कस करूंगा। एनी हो, जो रेंट एग्रीमेंट है उसको इन राइटिंग करवाएं। सिर्फ उसको लिखवाना ही नहीं है, उसको रेंट रजिस्ट्रार से रजिस्टर भी करवाना ज़रूरी है। देखिए, अगर तो आप अपने किरायानामे को आपने इन राइटिंग किया है लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करवाया, तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर इन फ्यूचर आपको कोर्ट में जाना पड़ जाए तो उस सूरत में फिर आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा, और वो जुर्माना जो आपका सालाना किराया है उसका 10% होगा। सो ये ज़रूरी है कि किराएनामे को आप रेंट रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाएं। जब भी आपने प्रॉपर्टी को खाली करवाना हो तो सबसे पहला काम उस टेनेंट को लीगल नोटिस भिजवाएं। उसमें टाइम एक मेंशन कर दें कि विद इन 30 डेज आप उसको, इस प्रॉपर्टी को खाली कर दें, अदरवाइज कोर्ट में ये मामला जाएगा। जो जो भी वायलेशंस उसकी तरफ से की जा रही हैं उनको उसमें मेंशन करें। तो पहला काम लीगल नोटिस भेजें, और अगर तो उस टाइम पीरियड के दौरान वो खाली कर देता है, वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर आपको कोर्ट में ये मामले को लेके जाना पड़ता है। अब आते हैं प्रोसीजर की तरफ। देखें, जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, जो कानून इससे डील करता है, वो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 का है। उसमें सारा प्रोसीजर बताया गया कि अगर एक मालिक, एक लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को किराएदार से खाली करवाना चाहता है तो उसको एक एजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में। अच्छा, ये जो एजेक्टमेंट पिटीशन, बेदखली की दरखास्त होती है, इसमें ऑब्वियसली जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी सारे जो फैक्ट्स हैं, जिन शराइत की वायलेशन की जा रही है किराएदार की तरफ से, वो सारा कुछ मेंशन करता है। इसके साथ साथ उसने अपना बयान हल्फी भी अटैच करना होता है। इसके अलावा दो गवाह, उनके बयान हल्फी भी साथ लगाए जाते हैं, और जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक जो आपका रेंट एग्रीमेंट है, किरायानामा है, उसको साथ लगाए। उसके अलावा जो दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, फॉर इंस्टेंस बैंक स्टेटमेंट है, अगर किराया थ्रू बैंक अकाउंट रिसीव किया जाता है तो उसको भी साथ अटैच किया जाता है। वट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेलिवेंट साथ लगाए जाते हैं। अच्छा, जब ये पिटीशन, इजेक्टमेंट पिटीशन, बेदखली की दरखास्त दायर हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो किरायादार है, उसको नोटिस इशू होते हैं, उसको समन वगैरह भेजे जाते हैं, तलबी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डे एक डेट फिक्स कर दी जाती है कोर्ट की तरफ से। उस पे फिर दो सिचुएशंस आती हैं। देखें, पहली सिचुएशन ये है कि किरायादार, वो रिस्पोंडेंट, वो कोर्ट में हाजिर नहीं आया। अब यहाँ पे कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि क्या तलबी का प्रोसीजर जो है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया, क्या समन वगैरह पे तामील हो गई है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि यस, वो जानबूझ के कोर्ट में नहीं आया, सर्विस हो चुकी है, उसको पता लग गया है कि उसके अगेंस्ट ये पिटीशन फाइल की गई है, तो इस सूरत में कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगी, यानी उसकी मौजूदगी के बगैर ही जो लैंडलॉर्ड है उसको सुनेगी, उसकी गवाहियाँ, उसकी शहादत वगैरह लेगी और फाइनल ऑर्डर सुना देगी। पहली सिचुएशन तो आ गई ये। अब यहाँ पे भी किरायादार, जो रिस्पोंडेंट था, उसके पास भी एक ऑप्शन होती है कि अगर उसकी गैर मौजूदगी में कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर सुना दिया है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट स्टार्ट करके फैसला सुना दिया गया, तो वो जिस दिन उसके नॉलेज में आएगा कि यस, ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है और उसके अगेंस्ट फैसला आ गया, उस नॉलेज से विद इन 10 डेज वो कोर्ट में आके एक दरखास्त दे सकता है कि ये जी, जो आपने एक तरफा फैसला सुना दिया है मेरी, मुझे सुने बगैर, उसको सेट असाइड कर दें, उसको कालदम कर दें। लेकिन यहाँ पे उसको सॉलिड रीजनिंग देनी पड़ेगी कि वो जब समन की तामील हो चुकी है, उसके नॉलेज में था, तो वो कोर्ट में क्यों हाजिर नहीं आया। अगर तो उसके पास कोई सॉलिड ग्राउंड्स हों कि वो ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे
ये नोटिस समन वगैरह की तामील प्रॉपरली नहीं हुई, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो उसकी पिटीशन को अलाउ कर सकती है। तो ये ऑप्शन अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, एक्स पार्टी फाइनल ऑर्डर आ जाता है, तो उसके अगेंस्ट स्टिल विद इन 10 डेज फ्रॉम द नॉलेज किरायादार एक पिटीशन फाइल कर सकता है। अच्छा, अब ये तो आ गई पहली सिचुएशन कि हाजिर नहीं आया। अगर वो रिस्पोंडेंट, वो किरायादार समन की प्रोसेस होने के बाद उसके नॉलेज में आ गया और जो डेट कोर्ट की तरफ से फिक्स की गई थी वो उसमें हाजिर आ गया, अदालत में पेश हो गया। अब यहाँ पे उसको हाजिर आने के बाद विद इन 10 डेज कोर्ट में लीव टू डिफेंड फाइल करना पड़ेगी, यानी हक के दिफा की इजाज़त लेना होगी। देखें, ये प्रोसीजर नॉर्मल जो हमारे दावे वगैरह होते हैं उनसे हटके है। यहाँ पे अगर तो ये लीव टू डिफेंड, अच्छा, ये जो लीव टू डिफेंड है इस पे भी कोर्ट ने 15 दिन के अंदर फैसला देना है। ईदर वे, या इसको अलाउ करना है या डिसमिस करना है। देखें, अलाउ किन सूरतों में हो सकती है? अगर तो रिस्पोंडेंट ने, किरायादार ने अपनी इस लीव टू डिफेंड में कोई ऐसे फैक्ट्स लेके आया है, कुछ ऐसे ग्राउंड्स वो कोर्ट में लेके आया है जिनसे कोर्ट को ये लगता है कि इसको सुना जाना ज़रूरी है, इससे शहादत लेनी ज़रूरी है, तो इस सूरत में कोर्ट उसकी लीव, उसको लीव टू डिफेंड को अलाउ करेगी और फिर लैंडलॉर्ड और किरायादार ये दोनों अपनी अपनी शहादत लेके आएंगे और उनको सुन के कोर्ट फैसला करती है अगर लीव टू डिफेंड अलाउ होगी। अगर लीव टू डिफेंड अलाउ नहीं होती, कोर्ट को ये लगता है इसके पास तो कोई मवाद ही नहीं है, कोई ऐसे फैक्ट्स नहीं है, कोई ऐसी शहादत नहीं है कि हम इसको, इसकी गवाहियां लें, तो कोर्ट यहाँ पे लीव टू डिफेंड को डिसमिस करेगी और स्ट्रेट वे फाइनल ऑर्डर अपना दे सकती है इस एजेक्टमेंट पिटीशन पे। सो अब यहाँ तक क्लियर हो गए हैं हम कि जो अगर हाजिर नहीं आता तो उसकी गैर मौजूदगी में फैसला, अगर वो हाजिर आ गया है तो लीव टू डिफेंड देगा, अगर अलाउ होगी तो दोनों पार्टीज की शहादतें आएंगी, अगर डिसमिस होती है तो कोर्ट यहाँ पे फौरी फैसला इस एजेक्टमेंट पिटीशन पे दे सकती है। ये जो लीव टू डिफेंड होती है ना, इसमें भी जो रिस्पोंडेंट है, किरायादार है, एक तो वो पिटीशन में अपने सारे फैक्ट्स वगैरह लिखता है, फिर उसके अलावा उसका उसका भी बयान हल्फी लगता है, वो 2 गवाहों के एफिडेविट बयान हल्फी साथ लगाता है और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो वो साथ लगाता है। अच्छा, अब ये जो प्रोसीजर है एक एजेक्टमेंट पिटीशन को डिसाइड करने का, अब ये कानून में लिखा है कि विद इन 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने इस पिटीशन पे हर हाल में फैसला देना है। अगर कोर्ट 4 महीने के अंदर फैसला नहीं देती तो फिर ये डे टू डे बेसिस पे इसकी हेयरिंग होगी और इस पे फैसला दिया जाएगा। देखिए, हमारी प्रैक्टिस में भी आता है और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं जी कि मेरा तो केस इतने साल से चल रहा है और वो डिसाइड ही नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ पे वकील पे बहुत डिपेंड करता है। अगर 4 महीने के अंदर अंदर कानून में लिखा है कि फैसला देना है और अदालत से ने फैसला नहीं दिया और डेली बेसिस पे उसकी हेयरिंग भी नहीं हो रही, तो वकील साहब को पुश करें, एक दरखास्त दिलवाएं कि जी 4 महीने के अंदर फैसला होना था, नहीं हुआ, अब इसको डेली बेसिस पे आप सुने। देखिए, कोई भी केस हो, क्रिमिनल, सिविल, व्हाटएवर, इसमें वकील पे भी बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना परसू कर रहा है अपने केस को। तो अगर वकील साहब की तरफ से थोड़ी ढील है तो भाई आप अपने वकील साहब को भी पुश करें। कानून मैंने आपको बता दिया कि 4 महीने के अंदर फैसला होना है, अगर नहीं हो रहा तो फिर डे टू डे बेसिस पे कोर्ट सुनेगी। अच्छा, अगर कोई पार्टी इस फैसले से खुश ना हो तो अपील का राइट भी प्रोवाइडेड है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो भी पार्टी अग्रीव्ड है, हैप्पी नहीं है उस फैसले से, वो चैलेंज कर सकती है और उस अपील का भी बताया गया कि विद इन 2 मंथ्स उस पर फैसला आना ही आना है। तो बहरहाल जी, ये आ गया पूरा प्रोसीजर जो प्रोवाइडेड है रेंट प्रेमिसेस एक्ट में 2009 का है कि इस तरीके से कोई भी लैंडलॉर्ड अपने प्रॉपर्टी को किराएदार से खाली करवा सकता है। देखें, बाज़ लोग होते हैं कि वो फिर ताकत के ज़ोर पे चले जाते हैं प्रॉपर्टी खाली करवाने, उसका नुकसान होता है, उसमें नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई वगैरह हो तो पर्चे आप पे भी हो जाएंगे, उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। तो बेटर ये है कि कानून में जो प्रोवाइडेड है उसको अडॉप्ट किया जाए। ये इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं है, 4 महीने के अंदर अंदर फैसला आना है और अगर अपील में जाएंगे तो 2 महीने मजीद, 6 महीने का प्रोसीजर है। आप बहुत ज़्यादा इसको कर लें तो चले जी 8-9 महीनों में फैसला आ जाएगा, फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। अच्छा, अब जो मैंने पहले बात की थी कि जो रेंट एग्रीमेंट है, जो किरायानामा है,
उसमें कौन-सी शराइत का, किन टर्म्स का डाला जाना ज़रूरी है जब वो लिखा जाता है, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जितनी टर्म के लिए भी पहली बात तो ये कि लाज़मी किरायानामा में लिखा जाए कि ये कितनी मुद्दत के लिए किराए पे दी जा रही है प्रॉपर्टी, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, व्हाटएवर, वो मेंशन करें। उसके बाद यहाँ पे लाज़मी अंदर आप ये शर्त भी लगवाएँ कि जो रिन्यूअल की ऑप्शन होगी, जो फॉर इंस्टेंस एक प्रॉपर्टी 2 साल के लिए दी थी किराए पे, 2 साल ख़त्म होने के बाद अगर रिन्यूअल की ऑप्शन जो है वो लैंडलॉर्ड के पास होगी, यानी वो चाहे तो रिन्यू करे, चाहे तो ना करे, ये लाज़मी लिखवाएँ। उसके बाद जो रेंट की पेमेंट है वो किस मोड से होनी है, ये लाज़मी मेंशन करवाएँ। बैंक अकाउंट के थ्रू होनी है, कैश में होनी है। बेहतर ऑप्शन ये है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि भई जो भी किराए की रकम है वो बैंक अकाउंट में लें। उसका रिकॉर्ड होता है, बैंक स्टेटमेंट बंदा कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप कैश की सूरत में ले रहे हैं, कल को मैटर अगर कोर्ट में चला गया तो आप उसको प्रूव कैसे करेंगे, वो लंबा हो जाएगा काम। इससे बेटर नहीं कि आप अकाउंट में हर महीने किराए को वसूल करें, और अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट बंदा कोर्ट के सामने रख देता है। सो ये बात आ गई। जिस पर्पस के लिए आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहे हैं वो उसी पर्पस के लिए यूज होगी, ये किराएनामे में लिखवाएं कि अगर रिहाइश के लिए दे रहे हो तो भाई यहाँ पे बिजनेस नहीं करना। अगर बिजनेस के लिए दे रहे हो तो आप लिखवा दें कि जी इसमें आप कोई रिहाइश वगैरह नहीं रखेंगे, और अगर वायलेशन करोगे तो भाई आप मैं खाली करवाने का मजाज दूंगा, तो ये टर्म लाजमी लिखवाएं। सबलेट नहीं किया जाएगा प्रॉपर्टी को, ये लाजमी लिखवाएं कि अगर करोगे तो भाई मैं खाली करवाने का राइट रखता हूँ। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो इसने पे करने हैं किराएदार ने, अगर वो पे नहीं करेगा तो आप खाली करवाने का राइट रखते होंगे। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी टर्म है जो लिखी जानी चाहिए कि आप ये ज़रूर लिखवाएं अपने किराएनामे में कि अगर ये किराएदार ने किसी टर्म की वायलेशन की है और वो खाली नहीं कर रहा, और ये मैटर जो लैंडलॉर्ड है उसको कोर्ट में ले जाना पड़ा, तो जितना भी कोर्ट का खर्चा होगा वो पे करेगा किराएदार, ये लाजमी लिखवाएं। सेकेंडली ये भी ज़रूरी लिखवाएं कि जितना अरसा उसने ये खाली नहीं किया और ये मैटर कोर्ट में चलता रहा, तो उसका किराया डबल या ट्रिपल वसूल किया जाएगा अगर फैसला लैंडलॉर्ड के हक में आता है। तो इससे फिर खतरा होगा किराएदार को कि भाई अगर ये मैटर कोर्ट में चला गया, सारी वकीलों के फीसें, सारे खर्चे मुझे डल जाएंगे, प्लस अगर फैसला उसकी फेवर में आ गया तो जितना भी किराया होगा, अगर 5,000 है तो उसका 5 गुना 4 गुना जितना भी आपने उसमें लिखा है वो मुझे पे करना पड़ जाएगा। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप अपने किराएनामे में इसको लाजमी मेंशन करें। और फिर ज़ाती ज़रूरत, ये आप लाजमी मेंशन करें कि अगर कभी भी टर्म ख़त्म होने से, अगर मालिक मकान है उसने 2 साल के लिए अपना मकान किराए पे दिया है और उसको अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो रिक्वायर्ड हो 2 साल से पहले, तो वो 1 महीने का नोटिस दे के खाली करवा सकता है, ये लाजमी लिखवाएं। फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन बगैर इजाज़त के लैंडलॉर्ड के ये किरायादार टेनेंट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो खाली करवाने का राइट होगा। फिर किसी भी पोर्शन को नहीं गिरवा सकता, किसी कमरे को, व्हाटएवर, वो इस किस्म के काम नहीं कर सकता। अगर करेगा तो जो लैंडलॉर्ड है उसके पास ये राइट होगा कि वो खाली करवा सके। सिक्योरिटी का मेंशन करें कि कितनी सिक्योरिटी जब ये रेंट आउट की गई है प्रॉपर्टी तो उससे ली गई है, और अगर उसने कोई प्रॉपर्टी को डैमेज किया है जब वो छोड़ रहा है तो वो जब्त कर ली जाएगी। प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है, तो ये टर्म भी ज़रूरी है। तो ये कुछ ज़रूरी टर्म्स थी जो हर किराएनामा में लिखा जाने ज़रूरी हैं। इससे लैंडलॉर्ड थोड़ा सिक्योर हो जाता है कि कल को अगर ये खाली नहीं कर रहा, टर्म्स की वायलेशन कर रहा है, और अगर मैटर कोर्ट में भी जाता है और किराएनामे में ये इस किस्म की बातें लिखी होंगी, तो वो सिक्योर होगा, कोर्ट के लिए भी आसान होगा फैसला देना। तो बहरहाल जी, आई होप मैंने आज का टॉपिक क्लियर कर दिया है कि किराया दार से प्रॉपर्टी को कैसे खाली करवाया जा सकता है, और रेंट एग्रीमेंट में, किरायानामा में किन चीज़ों का लिखवाया जाना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।